हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने रेफ्रिजरेंट में ये पढ़ लिया कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है। क्या होता है कि ये एक सब्सटेंस है जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में पूरे चारों प्रोसेस के दौरान फ्लो होता रहता है। इसका काम क्या होता है, लोअर हीट से बॉटम से हीट को कैरी करके हायर टेम्परेचर जोन में छोड़ देना। तो हमने इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ा कि इसकी गुण क्या क्या होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जिसके अनुसार हम चूज करते हैं कौन सा बेहतर रेफ्रिजरेंट हो सकता है। तो अब इतने सारे रेफ्रिजरेंट्स को चलिए अब हम क्लासिफाई करते हैं। तो अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि जो भी प्रशीतक हैं उनका वर्गीकरण करते हैं। तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, यानी कि प्राथमिक रेफ्रिजरेंट, और दूसरा है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, यानी कि द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहले हम इनके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें आपका पहला है आपका ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, यानी कि कार्बनिक रेफ्रिजरेंट, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। और सेकेंड है आपका इसमें इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट प्रशीतक, तो उन्हें इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। और एक होता है एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। ये तीन क्लासिफिकेशन है, जिसमें ऑर्गेनिक दो तरीके से हो सकते हैं। आपका एक है हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, यानी कि कार्बन के साथ आपका हेलोजेंस, यानी कि हेलोजेंस में क्या क्या आते हैं, आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये सब सारे आपके हेलोजेंस होते हैं। तो उनके साथ जब कार्बन की चेन बनती है तो वो आपके इसके अंतर्गत आएंगे। और एक कैटेगरी और होती है इसमें हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड, यानी कि यौगिक। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका रेफ्रिजरेंट का। अब वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, यानी कि प्राथमिक प्रशीतक। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट किन्हें कहेंगे? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आपका ऐसे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो एब्जॉर्ब द हीट, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और वो हीट किस फॉर्म में होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन की गुप्त उष्मा जो होती है उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है जहाँ पे भी आपका कूलिंग स्पेस है, या फिर जहाँ पे भी आप अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कूल करने के लिए, वहाँ से डायरेक्टली वो रेफ्रिजरेंट कनेक्टेड होता है और वहाँ पे आपको ठंडा करते हुए चला जाता है। इवेपोरेशन के दौरान आपका ठंडा करता चला जाता है। ठीक है, जो भी साइकिल आपकी रेफ्रिजरेंट की चलाई जा रही है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं साइकिल, आपको वेपर रेफ्रिजरेंट साइकिल जो थी वो इस तरीके से थी, जिसमें आप पहले कंप्रेशन करते थे, फिर कंडेंसेशन, फिर आपका इसको वापस से लेके जाते थे यहाँ पे इवेपोरेटर में, जहाँ पे इवेपोरेशन आपका होता था। ठीक है, तो ऐसे में क्या था, कंप्रेशन, कंडेंसेशन और उसके बाद फिर एक्सपेंशन और उसके बाद फिर इवेपोरेशन। तो इनमें पूरा थ्रू आउट रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहता है। तो ऐसे में क्या है कि ये रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली जहाँ जो आपका कूलिंग स्पेस है, तो उस कूलिंग स्पेस में डायरेक्टली फ्लो करा दिया जाता है। और वो जो ठंडा हो चुका है रेफ्रिजरेंट, वो आपके ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आता है और ऑब्जेक्ट का हीट वापस लेकर के निकल जाता है और फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका प्राथमिक प्रशीतक क्या हो गया, एक ऐसा प्रशीतक है जो चक्र में गुजरकर ठंडे स्थान या फिर जो भी भंडारण स्थान है, स्टोरेज जो है, वहां से सीधे उष्मा, यानी कि
गुप्त ऊष्मा जो होती है उसको अवशोषित करके निकल जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं प्राइमरी के? अमोनिया है, NH3, अमोनिया काफ़ी ओल्डेस्ट रेफ्रिजरेंट है जिसको हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता था, अब भी किया जाता है। CFC गैसेस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम्स हैं जो कार्बन के साथ कंबाइन होंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे गैसेस जो होते हैं जो कि आज के प्रचलन में है। ठीक है, जो कि काफ़ी खतरनाक है इन्वायरमेंट के हिसाब से, ओजोन डिप्लीशन में ये हिस्सा लेते हैं, इसलिए काफ़ी नुकसान ओजोन के लेयर में होता है CFC गैसेस के जरिए, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव रेफ्रिजरेंट है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बताया, एयर भी एक तरीके से रेफ्रिजरेंट का काम कर सकता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, हम डायरेक्टली हम जो भी आपका कूलिंग केबिन होता है उसमें डायरेक्टली हम फ्लो करा देते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, और इसी तरीके से और भी हैं। तो ये सब सारे आपके क्या हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो गए, जो कि आपका डायरेक्टली जो कूलिंग चैम्बर है उनसे कनेक्टेड होगा, यानी कि उनमें जाकर के फ्लो हो जाएगा और वहां से फिर निकल जाएगा। तो ये होता है आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यानी कि द्वितीयक प्रशीतक। ये क्या होता है, ऐसे रेफ्रिजरेंट, दोज रेफ्रिजरेंट which is first cooled by primary refrigerant and then used for the cooling at required storage space। यानी कि ऐसे प्रशीतक जो कि पहले प्राथमिक प्रशीतक द्वारा ठंडे किए जाते हैं, यानी पहले जो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है उनको इस्तेमाल करेंगे साइकिल में, साइकिल से हमने रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में कूल कर लिया और उस रेफ्रिजरेंट का फिर इस्तेमाल करते हैं जो भी हमारा स्टोरेज है जो हमने कहीं और पे रखा हुआ है। तो अब जहाँ पे हमने पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया उससे एक और रेफ्रिजरेंट कनेक्ट कर देंगे जो कि कूलिंग स्पेस से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि ये द्वितीयक रेफ्रिजरेंट का काम करेगा जो कि प्राथमिक रेफ्रिजरेंट से कनेक्ट रहेगा और उससे कनेक्ट रहेगा आपका स्टोरेज स्पेस। ठीक है, जैसे कि आप ये रेफ्रिजरेंट, आपका ये साइकिल है, तो आपका ये जो साइकिल है इसमें आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मान लीजिए जैसे आपने यूज किया अमोनिया, तो अमोनिया आपने यूज किया, उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसे कंडेंस किया यानी कि उसे ठंडा किया, ठंडा करने के बाद ठीक है थोड़ा देर स्टोर करके वहां से पंप किया आपने एक्सपेंशन वाल्व की तरफ, तो उसे एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंड कराया गया, एक्सपेंड कराने के बाद उसे इवेपोरेट किए। अब इवेपोरेटर में ले जाने पे यहाँ पे आपका वेपर में कन्वर्ट होगा और रेफ्रिजरेंट जो होगा वो ठंडा हो जाएगा काफ़ी। अब इस ठंडे रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करना है हमें अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ठंडा करने में। मान लीजिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसे हमें ठंडा करना है। ये जो केबिन है, मान लीजिए फ्रिज का एक केबिन है जहाँ पे आपने जो भी आपने सामान रखे हुए हैं ठंडा करने के लिए, तो अब आपको इसे ठंडा करना है तो आप क्या करेंगे कि हम इस रेफ्रिजरेंट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इस रेफ्रिजरेंट से कनेक्ट कर दिया एक, जैसे ये आपका इवेपोरेटर है, इस इवेपोरेटर से हमने एक और कनेक्ट कर दिया दूसरा रेफ्रिजरेंट, ठीक है, जो कि ब्राइन या फिर वाटर या फिर एयर हो सकता है। हम ऐसा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मान लीजिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जैसे मान लीजिए अमोनिया है, तो अमोनिया क्या होता है, वो टॉक्सिक होता है यानी कि जहरीला होता है। यानी कि अगर हम इसे डायरेक्टली अगर यहीं पे हम कूलिंग चेंबर बना दें, यहाँ पे अगर हम कूलिंग चेंबर बना दें और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दें, तो अमोनिया जहरीला है और वो इससे कनेक्ट होगा, जब इससे कांटेक्ट में आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट भी जहरीला हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि हम इसे तो इस साइकिल में फ्लो करा दे रहे हैं
ठीक है, और इससे एक दूसरी पाइप कनेक्ट कर देंगे जिसमें एयर होगा, वाटर होगा, जो कोई ऐसी सब्सटेंस तत्व जो कि जहरीला ना हो। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करके दूसरे पाइप से इसी के आसपास कनेक्ट कर देंगे ताकि इससे जो टेम्परेचर जो इसका डाउन है वो इससे कनेक्ट होकर के ये भी आपका इसके जरिए कूल हो जाए। ठीक है, और जब ये कूल होकर के बाहर निकलेगा तो ये कूल हुआ रेफ्रिजरेंट जो है वो अब कूलिंग चैम्बर में जाएगा और इस चैम्बर को ठंडा कर देगा। ठीक है, और यहाँ से अपना हीट को वापस लेकर के फिर से वापस इसमें जाएगा, फिर से इस तरीके से ये फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो यानी कि आपको ये पता चला कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होता है वो साइकिल का पार्ट नहीं होता है, वो इस साइकिल का पार्ट नहीं होता है, बल्कि ये इससे कनेक्टेड एक दूसरा आपका एक लाइन कनेक्ट कर दी जाती है जिसमें आपका कूलिंग चैम्बर से कनेक्टेड एक लाइन होगी जो कि आपका एब्जॉर्ब करेगा सेंसिबल हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट यानी कि स्पेसिफिक हीट, यानी कि आपका संवेदन उष्मा या फिर विशिष्ट उष्मा, यानी कि ऐसी उष्मा जो कि आपका टेम्परेचर बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप टेम्परेचर उसमें से निकाल रहे हैं तो वो घट जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है अगर फेज चेंज ना हो रहा हो तो ऐसे में क्या है कि ऑब्जेक्ट से जब भी ऊष्मा निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो यानी उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। तो यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के फॉर्म में जितना भी आपका ऑब्जेक्ट की ऊष्मा है उसे अवशोषित कर लेगा और ऑब्जेक्ट को ठंडा कर देगा। तो वो होता है आपका द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। एग्जाम्पल यानी कि ब्राइन, एयर या फिर वाटर या फिर ऐसे और। ठीक है, और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ब्राइन को आपको बताया है मैंने पहले भी, सबसे पहले लेक्चर में। ब्राइन क्या होता है आपका, जो भी वाटर है, वाटर और साल्ट, वाटर और नमक का मिश्रण होता है। ठीक है, ये एक सेचुरेटेड मिक्सचर होता है। ठीक है, सेचुरेटेड मतलब संतृप्त, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाए, उसमें मिश्रित हो जाए, इतने साल्ट जो उसमें मिश्रित हो जाए। ऐसा ना हो कि अब एक होता है एक अमाउंट के बाद अगर आप साल्ट डालेंगे उसमें तो वो घुलेगा ही नहीं, तो उस लिमिट तक सॉल्ट उसमें मिलाया हुआ होता है तो उसे हम ब्राइन कहते हैं, यानी कि एक तरीके से गाढ़ा सोल्यूशन जो होता है। ठीक है, वो ब्राइन कहलाता है, वाटर और नमक का। ठीक है, तो उसे हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसका खासियत यही है, जैसे जो रेफ्रिजरेंट की खासियत क्या होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर ले और जल्दी से जल्दी उसे रिमूव कर दे। तो ब्राइन की यही खासियत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर डाउन कर सकता है, मतलब उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ऐसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाता है और काफ़ी तेज़ी से उसे रिमूव भी कर देता है। आप चाहें तो इसके बजाय एयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्राइन बेहतर है तो ब्राइन का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। तो ये हो गए आपके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब डिवाइड कर लेते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को। टाइप क्या है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के, यानी कि प्राथमिक प्रशीतक के प्रकार। ठीक है, तो अभी हमने एक चार्ट में क्लासिफाई करके बताया जिसमें पहला आपका है हेलो कार्बन। ठीक है, कार्बन चेन है, यानी कि इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, तो ये आपका ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हो जाएगा। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, कार्बनिक रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो ये होते क्या हैं, ये कंपाउंड जो होते हैं यानी कि यौगिक होते हैं कार्बन और हेलोजन्स के, यानी कि फ्रियॉन फैमिली के। जो आप आवर्त सारणी देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें आपका होता है
हाँ, आपका होता है क्लोरीन, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, आपका ब्रोमीन होता है। तो ये सब फ्रियॉन फैमिली में आते हैं। आयोडीन, क्लोरीन ग्रुप जो होता है वो पूरा फ्रियॉन ग्रुप होता है। तो जब भी कार्बन के साथ इस क्लोरीन या फिर फ्लोरीन जुड़े रहते हैं तो ऐसे में वो आपका कंपाउंड कहलाता है हेलोकार्बन। ठीक है, और कार्बन चेन है तो फिर ऐसे में ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड जो होते हैं सिंथेटिक होते हैं, यानी कि सिंथेटिक से मतलब है आपका कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपका नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं, इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, हम खुद इन्हें सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। तो अब एक पॉइंट इसमें ये है कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ASHRAE यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीट रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ये संस्थान है जो सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी, उन्होंने क्या किया कि 12 हेलोकार्बन कंपाउंड अब तक तैयार कर लिए हैं। इनमें से, ठीक है, 12 हेलोकार्बन यौगिक मौजूद हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से ऐसा नहीं कि सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, ओनली फ्यू ऑफ देम कॉमनली यूज, यानी कि उनमें से कुछ ही आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपके 8-10 हैं बस उन्हीं से काम हो जाता है। तो ये आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में आपका हेलोकार्बन होते हैं। हेलोकार्बन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है आपका रेफ्रिजरेंट का नेम, उसका केमिकल नाम क्या है और उसके फार्मूला क्या है और उसकी कुछ खासियत क्या है वो देख लेते हैं। तो ये सब हैं आपके रेफ्रिजरेंट R11 यानी कि ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन। ठीक, ये उसका केमिकल नेम है, यानी कि CCl3F। ठीक है, इसमें क्लोरीन के 3 एटम हैं और फ्लोरीन का 1 एटम है जो कार्बन से चेन में जुड़ा हुआ है। तो R11 जो होता है, इसकी खासियत ये है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, फ्लेमेबल भी नहीं होता, यानी कि ये टॉक्सिक नहीं है, यानी कि जहरीला नहीं है। फ्लेमेबल यानी कि आग नहीं पकड़ता है। ऐसा नहीं कि इसमें आप जैसे आपका पेट्रोल हो गया कि उन्हें अगर यूज़ कर रहे हैं, ज़रा सा भी अगर हीट उसके पास पहुंची तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। और आप देख रहे हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 23.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, BP बॉइलिंग पॉइंट इसका 23.7 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होता है, यानी कि आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हम जैसे नॉर्मली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होता है, 30 एबव ही होता है, तो ऐसे में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये वेपर फॉर्म में रहेगा। इसीलिए आपका वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये काफ़ी काम आता है। ठीक है, और जो जैसे अब ये सब सारे रेफ्रिजरेंट हैं, स्टैंडर्ड एक बनाया गया है कि जैसे R11 है तो उसे हम जनरली जो सिलेंडर में पैक करते हैं वो सिलेंडर का कलर ऑरेंज होता है, वो आपका ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, इसी इसी क्रम में आपका R12 है जो काफ़ी पॉपुलर है, हर जगह यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर है। ये आपका मतलब कि सबसे ज़्यादा काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है इसी का, यानी कि डाईफ्लोरोमेथेन। ठीक है, डाईफ्लोरोमेथेन CCl2F2। ठीक है, ये जो होता है ये भी आपका नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होता है,
आग जल्दी नहीं पकड़ती, नॉन फ्लेमेबल है और कलरलेस है, कोई रंग इसका नहीं होता है और ऑर्डरलेस भी है, यानी कि इसमें गंध भी नहीं होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सबसे पॉपुलर है CFC में, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है। सबसे पहले भी अगर CFC हेलो कार्बन की बात करें तो सबसे पहले इस्तेमाल R12 का ही किया गया था, जो कि अभी आपका एयर कंडीशनिंग और आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब इसमें क्लोरीन एटम है, तो ये क्लोरीन एटम ओजोन का एकदम दुश्मन है, यानी कि ओजोन से ये जब साझा करता है तो ओजोन को डिप्लीट कर देता है, उसका क्षरण कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो लेयर है वो ओजोन की वो ख़त्म होने लग जाती है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक है ओजोन यानी इन्वायरमेंट के लिए, इसीलिए अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है। ऐसी ही क्वालिटी ढूंढी जा रही है, काफ़ी बेहतर रेफ्रिजरेंट है ये, तो ऐसी ही क्वालिटी हम ढूंढ के और भी रेफ्रिजरेंट इसके समतुल्य बना रहे हैं। ठीक है, तो हेलो कार्बन में कई सारे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आपका R14 है, R14 यानी कि कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। देखिए इसमें क्लोरीन को हटा दिया गया है, CF4। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है -128 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये क्रायोजेनिक्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे एकदम फ्रोजन आपको वस्तु को एकदम फ्रीज करना होता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है R14 का। काफ़ी कम टेम्परेचर है बॉइलिंग का। इसी तरह आपका R21 है, डाईक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपका 9 डिग्री सेल्सियस। R11 और R12 ही कॉमनली ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, और उसके बाद फिर एक ये भी है जो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो R12 है इसका सिलेंडर का कलर जो होता है वो वाइट रखा गया है। ठीक है, यानी कि वाइट कलर के सिलेंडर में इसे पैक किया जाता है। ये स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड रहता है, तो पता चल जाता है कि हाँ अगर वाइट कलर का सिलेंडर है तो उसमें R12 होगा, तो आसानी हो जाती है समझने में। उसी तरीके से R22 है, मोनोक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन, यानी कि CHClF2। ठीक है, ये नॉन करोसिव होता है। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से आपका जो भी कंप्रेसर है उनमें जंग काफ़ी कम लगने के चांस होते हैं, उनका संक्षारण कम होता है। और इसका सिलेंडर का कलर जो होता है वो आपका ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है ये सिलेंडर। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका -41 डिग्री सेल्सियस होता है, काफ़ी कम होता है इसका भी। इसको भी वही जो भी आपकी फ्रोजन वस्तुएं हैं उनको फ्रोजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जमाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई सारे हैं, मेनली सबसे ज़्यादा पॉपुलर R11, R12 और R22 है। ठीक है, उसी में और भी कई सारे जो कभी कभी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे R30 है, R40 है। ठीक है, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे R30 है तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ये क्लोरोफॉर्म की तरह, उसकी स्मेल काफ़ी स्वीट होती है, एक मधुर सी सुगंध होती है R30 की। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 39.8 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये टेम्परेचर पे ये उबलने लग जाता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से R40 है, वो आपका -23.7 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। ठीक है, तो इसके भी फ्रोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ मॉडिफाइड हैं, जैसे कि R134A यानी टेट्रा फ्लोरोएथेन। ठीक है,
ये क्या था कि आप जैसे R12 काफ़ी पॉपुलर था, तो R12 को रिप्लेस करने के लिए मॉडिफाई किया गया R134A। इसमें क्या है कि क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि क्लोरीन काफ़ी खतरनाक है ओजोन के लिए, तो ऐसे में क्लोरीन एटम को हटा दिया गया। ठीक है, इस वजह से इसे आज के समय में काफ़ी प्रीफर किया जाता है। R12 के बजाय R134A को प्रीफर किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होता है, -29 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बेहतर ऑप्शन है आज के समय में। आज के समय में इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी के एक तरीके से जुड़ा भाई समझ लीजिए, जैसे कि R152A। ठीक है, डाईफ्लोरो एथेन है। ठीक है, ये भी लगभग उसी के जैसा है, -25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सब सारे हेलो कार्बन है, जिसमें आपका क्लोरीन फ्लोरीन के साथ कार्बन का चेन बनता है। तो ये सब आपके हेलो कार्बन के अंतर्गत आ गए। अब नेक्स्ट है, उसमें प्राइमरी में आता है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। ये भी ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, कार्बन से जुड़े हुए हैं। कार्बन की चेन जब भी बनती है तो उसे हम कार्बनिक रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत लेते हैं। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? ठीक है, तो ये कंपाउंड है आपके कार्बन के और हाइड्रोजन के। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिलकर बना होता है, जैसे कि आप जानते होंगे मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? जनरली ये कंपाउंड होते हैं हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, काफ़ी फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं, ये सब काफ़ी ज्वलनशील है। ठीक है, जनरली इनका इस्तेमाल ईंधन के तौर पे किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ये रेफ्रिजरेंट के तौर पर उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हालांकि इनका भी इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम जैसे ज्वलनशीलता है हाई होने की वजह से इस खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी आपके एथेन हो गया, एसिटिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, और ऐसे कई सारे हैं, तो काफ़ी कम इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका एज़ोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। एज़ोट्रॉप का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि ऐसे रेफ्रिजरेंट जो कि स्टेबल मिक्सचर हो। ठीक है, जिनका मिक्सचर अगर हम कर दें तो मिक्सचर एक एक स्थिर हो, ऐसा ना हो कि मिक्सचर मिक्स कर दिए उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर्टी बाद में कुछ समय बाद चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। स्टेबल होना चाहिए मिक्सचर, एक बार मिक्स कर दिया तो वैसा ही हो। तो यानी कि ये दो रेफ्रिजरेंट या दो से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होता है, और वो ऐसे रेफ्रिजरेंट होते हैं जिनका वेपर या फिर लिक्विड फेज जो होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर आपने दो रेफ्रिजरेंट लिए हैं और उनका मिक्सचर बना रहे हैं, तो उन दोनों रेफ्रिजरेंट जो होते हैं उनका वेपर और लिक्विड फेज जो होता है वो सेम होना चाहिए दोनों का, उन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि उनका बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि इसका कुछ और है बॉइलिंग पॉइंट और इसका कुछ और है बॉइलिंग पॉइंट, और काफ़ी डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट में, है इनकी फ्रीजिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, इनकी लेटेंट हीट की मात्रा जो है उनमें डिफरेंस है काफ़ी। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट को नहीं चुनते हैं जो एकदम आइडेंटिकल हो, एक दूसरे से मैच खाते हुए हों, तो उन्हीं रेफ्रिजरेंट को लिया जाता है। तो आइडेंटिकल कंपोजिशन हो जिनका। ठीक है, टेम्परेचर के दौरान जो भी टेम्परेचर बदलें तो ऐसा ना हो कि उनकी प्रॉपर्टी बदल जाए। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रशीतक जिनका एक स्थिर मिश्रण है। ठीक है, तथा जिनका वाष्प और तरल अवस्था जो होती है वो तापमान पर क्या हो, एक समान रचना को बनाए रखे। ठीक है, जो तापमान की चेन जो है, मतलब कि वाइड रेंज ऑफ
टेम्परेचर जो होता है, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, सभी पे उनकी समान संरचना बनी रहे। तो ऐसे में उन कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं एजोट्रॉप। इसका एग्जांपल बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, जैसे एक नाम है R500, रेफ्रिजरेंट का नाम है ये जो मिक्सचर है वो 73.8% जो होता है वो R12 को लिया गया है, और 26.2% जो है, यानी 26.2% जो है वो R152 को लिया गया है। इन दोनों को मिक्स कर लिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक केमिकल नेम, ठीक, ऑब्लिक दूसरा केमिकल नेम। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो कंबाइन कर देने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो 20% बढ़ गया, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमें और बेहतर पाने के लिए जो अवेलेबल है उन्हीं में थोड़ा सा मिक्स करके या फिर हेरा फेरी करके थोड़ा सा इफेक्ट और अच्छा पा सकते हैं, तो वही चीज़ एजोट्रॉप में है। तो जब इनका मिक्सचर किया गया तो इनका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो 20% हाई कर दिया, ठीक है, जो कि R12 का होता था उससे बेहतर मिल रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं आपका -30°C है, उससे बेहतर है। इसी तरीके से R502 है, 502, जिसमें आपका R12 और R115 इनका मिक्सचर है, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो -46°C तक चला जाता है। इसी तरीके से R503 है, जिसमें आपका 40% के करीब R23 और 59%, 59.9% के करीब आपका R13 है। तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग टेम्परेचर काफ़ी कम मिलता है, -88°C, यानी कि -88°C पे ही ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, काफ़ी लो टेम्परेचर पे। इसी तरीके से आपका R504 है, जिसमें आपका 48% जो होता है वो R32 है, और 51% जो है वो आपका 115 है। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो -57°C तक चला जाता है। तो इस तरीके से दो आइडेंटिकल एक जैसे संरचना वाले रेफ्रिजरेंट को कंबाइन करके जो रेफ्रिजरेंट एक नया तैयार करते हैं वो आपका एजोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, इनको बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट से पहले, यानी कि हेलो कार्बन जो प्रशीतक थे, ठीक है, उनसे पहले ही आपका अकार्बनिक प्रशीतक का उपयोग किया जाता था, ठीक है, यानी जिनमें कार्बन नहीं है, जो भी नॉर्मल से गैस, ठीक है, एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, पहले उन्हीं का, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, यानी कि R717 जो है अमोनिया, ठीक है, जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है, हर जगह इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट सबसे पहले मिला हुआ था और सबसे ओल्डेस्ट भी है, और ये आपका सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे वाइडली यूज़ किया जाने वाला है, यानी कि बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया का, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है इसकी, -33.73°C है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इस टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एयर भी है, ये सब भी इनऑर्गेनिक ही है, एयर हो गए, वाटर हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गए। सबसे पहले इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद फिर हेलोकार्बन की
खोज की गई तो फिर हेलोकार्बन को इस्तेमाल किया जाने लग गया। ठीक है, एयर का सबसे कॉमन इस्तेमाल, सबसे बेहतरीन इस्तेमाल क्या है कि ये क्या है, हर जगह अवेलेबल है, ये सबसे सस्ता है, हर जगह अवेलेबल है, तो इसको इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा ही है। बस यही दिक्कत है कि ये उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अवेलेबल तो होते हैं हर जगह। उसी तरीके से वाटर भी है। ठीक है, सबसे पहले वाटर जो था वो आइस के फॉर्म में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले बर्फ का ही इस्तेमाल किया गया, ठंडा करने के लिए बर्फ लाया और बर्फ में ही जो भी ठंडा करने वाली चीजें हैं उसको उनमें रख दिया गया। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, यानी कि गलनांक बिंदु जहाँ पे बर्फ गल के वाटर में कन्वर्ट होता था, वो क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें जनरली 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर उसे सुरक्षित रखना है, प्रिजर्व करके रखना है तो। इसी तरीके से CO2 भी है, उसका भी टेम्परेचर का, ये जनरली फ्रोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीज करना हो गया, क्रायोजेनिक्स में हो गया। ठीक है, अगर फ्रीज करना हो गया, इंस्टेंट फ्रीजिंग जो होती है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट -73.6 डिग्री सेल्सियस है, -73 डिग्री सेल्सियस काफ़ी कम है, तो यानी कि ये फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से आपका CO2 भी इस्तेमाल किया जाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, -10 डिग्री सेल्सियस इसका होता है टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्लासिफाई कर लिया गया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये नेमिंग इसकी किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा क्लासिफिकेशन था रेफ्रिजरेंट का।